यूपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2019 में टोटल 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए थे, जिसको हम 3 पार्ट में देखेंगे और आज पहला पार्ट इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम है। मेरे बारे में कुछ जानकारी ये है कि मैंने यूपीएससी का मेंस 2 बार लिखा है, प्लस मैंने जीआरएफ भी निकाला हुआ है पॉल साइंस से, और साथ ही साथ मैं 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंस की कॉपी एवेल्यूएशन का भी काम कर चुका हूँ। 2019 का क्वेश्चन पेपर ऐसा है, एक्चुअली हर साल के क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस अगले साल रिपीट हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हम दिखाएंगे और बताएंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, जो फ्यूचर के पेपर है 2023 का पेपर है उसमें हमारी हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसका सही आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो, और यही सेम क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुआ था और 2023 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैंक जो बी है, ट्रिपल बी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और इसकी जगह पे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो गया बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब देखो, ये हमें नहीं भी पता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में क्या है, तो हम इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर 3 ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शन में हमारे पास में प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसके बेसिस पे कुछ टिक कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक है, ये कंसर्न बैंक का मैनेजमेंट ही अपॉइंट करेगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा कि ये मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि कौन चेयरपर्सन होगा, तो एक तरीके का पूरा कार्टेल बन जाएगा, पूरा एक ग्रुप बन जाएगा जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर है बैंक के, जिनका पैसा बैंक में जमा हुआ है, जिनका पैसा जमा हुआ है, वो कस्टमर्स के हित में नहीं जाएगा, कस्टमर के इंटरेस्ट में नहीं जाएगा, बल्कि जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो हेड हैं, उनके इंटरेस्ट में जाएगा। तो इससे इनका जो होगा, कस्टमर्स का नुकसान हो जाएगा और पूरी जो फाइनेंस सिस्टम है, फाइनेंस वित्तीय व्यवस्था है पूरे देश की, वो चरमरा जाएगी। तो इसलिए इम्पार्शियलिटी बनी रहे अपॉइंटमेंट में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इनका लोगों का पैसा है, उसमें लोगों का विश्वास बना रहे, संस्था में इम्पार्शियलिटी बनी रहे, पूरी इकोनॉमी के इंटरेस्ट में बात हो। इसलिए ये तो होगा कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट लोग हों, जो किसी के पक्ष में भेदभाव ना करें, बल्कि एक अच्छे इंसान को लेके आएँ जो काबिल हो, जिसके पास में क्वालिटीज़ हो और अच्छे से बैंक रन कर सके। तो इस तरीके से इसका डी एलिमिनेट कर सकते थे। भी एलिमिनेट करते तो रिस्क लेने का थोड़ा सा वो ऑप्शन बन जाता है कि हम और रिस्क ले सकते थे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, द इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। देखो, एमएसपी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार दे सकते हो। ये कंटिन्यूस 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 21 में भी आया है और 22 में भी आया है। मुझे कंटिन्यूस 4 साल के पेपर में दिखा है ये, और आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो एमएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की गई है। तो देखो, जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब जितने में उसने खरीद किया है, और एक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, उसने गोडाउन में कितना खर्च किया, उसने लॉजिस्टिक में कितना खर्च किया, उसने अपना स्टोरेज वाला व्यवस्था में कितना खर्च हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाता है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, एमएसपी आ जाता है, ठीक है, कितना रुपए उसने एमएसपी के रूप में पे किया, प्लस उसने कितना रुपए बोनस के रूप में दिया है। किसी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोनस अनाउंस किया होगा तो बोनस भी देना पड़ेगा। उसके बाद में लेबर कॉस्ट, खरीदने में, लदवाने में लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़रूरी, मतलब लेबर कॉस्ट भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, एमएसपी हो गया, बोनस हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के अंदर आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आ गए कि गोडाउन का खर्चा, लॉजिस्टिक का खर्चा, स्टोरेज फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा। तो ये है एफसीआई का इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अभी देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं होता है, दूसरी चीज़ भी है, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। वैसे इन दोनों में ओनली है, तो ये देख कर भी हम हटा सकते हैं। ये इसका एक ट्रिक आप मान सकते हो। ट्रिक क्या मतलब, तो मतलब ये किसी स्टेटमेंट ओनली दिख रहा है और आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो 10 में से 6 से 7 बार ऐसा होगा कि जो ओनली वाला स्टेटमेंट होगा वो गलत होता है। तो अब इसमें देखो, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आंसर सही ये होगा। लेकिन इसके आगे वाला क्या, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और चार्जेस ऑफ गोडाउन। तो थोड़ा सा ये देखो कि जो गोडाउन का खर्चा है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा के अंदर ही आ जाएगा। तो ये इसका ही ये कॉन्सेप्ट है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, उसमें 2 चीज़ होती है, एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के अंदर एमएसपी होता है, बोनस होता है, लेबर खर्चा होता है, और भी जो भी थोड़े बहुत ऐसे खर्चे होते हैं वो हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, गोडाउन का खर्चा होता है, स्टोरेज का खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है। ये
चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अभी चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच में क्या होता है कि 10 से 12 गांव या फिर और 2-3 और गांवों को मिला करके एक एरिया घोषित कर दिया जाता है और इस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और सर्विस कैसी, सर्विस इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि लोगों को अच्छे से क्रेडिट अवेलेबल हो। क्रेडिट अवेलेबल होगा तो लोग अपना बिजनेस खोल सकेंगे, अच्छे एजुकेशन लोन ले सकेंगे और एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। इस टाइप की सर्विस देनी है और वहाँ पे जो सर्विस देने का काम होगा किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दे दिया जाएगा। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आरआरबी भी शामिल होगा, तो मतलब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक प्लस आरआरबी को एक एरिया में 10 से 12 विलेज में उसको दायित्व दे दिया जाएगा, जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं आपको प्रोवाइड करानी, ताकि उस एरिया का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, एक किसी बैंक को वहाँ का लीड बैंक घोषित करना है ताकि वो वहाँ पे क्रेडिट दे पाए। तो ये जो रिलेटेड हो गया लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड हो गया और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1989 में, हाँ अप्रैल 1989 में लॉन्च हुई थी। तो कौन सा समझ में आ गया, सर्विस एरिया अप्रोच 10 से 12 गांव को मिला करके एक सर्विस एरिया घोषित किया जाएगा, उसमें एक बैंक को लीड बैंक के रूप में बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ के लीडिंग बैंक है और आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कराना ताकि उस एरिया में ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है, चौथा क्वेश्चन नंबर, मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बारे में बोला गया कि वो मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट है। दूसरा कि ऑल ऑफ इंडियन एक्सटर्नल डोमिनेटेड बाय यूएस डॉलर। देखो जहाँ पे भी स्टेटमेंट में ऑल है, मतलब इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो वो स्टेटमेंट सही मतलब गलत होते हैं। एक्सट्रीम वर्ड है तो वो स्टेटमेंट गलत होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या ऑल है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था ऑनली है, इस टाइप की चीज़ें गलत होंगी, तो इसको यहाँ पे गलत कर देंगे। दूसरा गलत कर दिए तो ये गया। अभी हमें पता लगाना है ए और डी से। ये तो हमको कुछ भी नहीं पता था, तो भी इस ट्रिक का यूज़ करके हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास में सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, ए और डी, और उसमें हम कुछ भी लॉजिकल गेस लगाकर या फिर कोई भी तुक्का मार सकते हैं, सही होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अब लेकिन कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूएस डॉलर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है, या वन ऑफ द मतलब पूरा पूरा वही नहीं है बल्कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मतलब 45% जो हमारा बाहरी ऋण है, एक्सटर्नल डेब्ट है, वो यूएस के डॉलर में है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट है वो हमने ले रखा है अपनी खुद की करेंसी में, मतलब रुपीज़ में ले रखा है बाहर से ऋण। रुपीज़ में कितना है 24.8%, मतलब 25% के आसपास जो हमने बाहर से उधारी लिया हुआ वो रुपीज़ से लिया हुआ। अब ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि हम बाहर से ऋण ले रहे हैं, फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं, तो रुपीज़ में कैसे ले सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल रहा मसाला बॉन्ड में जो हम बाहर से पैसा लेके आते हैं वो तो रुपीज़ डिनोमिनेटेड होता है ना, तो ये एग्जांपल रहा। तो पहला यूएस डॉलर है 45% के आसपास, 25% के आसपास में रुपीज़ है। फिर तीसरा ऑप्शन आ जाता है एसडीआर जो आईएमएफ से रिलेटेड है, फिर येन है और उसके बाद में हम देख ले तो यूरो है। तो ये 5 है हमारे एक्सटर्नल डेब्ट के मामले में। तो इस तरीके से ये गलत। दूसरा क्या है, वन ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट नहीं। गवर्नमेंट को जब उधारी करती है गवर्नमेंट, तो ये ध्यान रखती है ताकि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, और उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो लॉन्ग टर्म लोन ले। लोन जब भी लेना है तो वो इंटरनल लोन प्रेफर करेगी, ताकि इंटरनल लोन में करेंसी फ्लक्चुएशन का या करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। करेंसी एक्सचेंज रेट से कोई इशू ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रहेगी कि हमने इतना लोन लिया इतना ही चुकाना, नहीं तो करेंसी ये डाउन चली जाएगी तो जितना लोन लिया उससे बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि वो बाहर की तुलना में देश के अंदर ही ऋण ले ले। और इसका दूसरा चीज़ ये है कि जो बाहर से टोटल उधारी लिया गया है वो सबसे ज़्यादा लिया गया है एक्सटर्नल डेब्ट में जो कॉमर्शियल लोग होते हैं, जो फॉरेन कॉमर्शियल बोरिंग होते हैं ना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, उन लोग उसके थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आया है। ये लगभग 37% के आसपास में, 36% एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। और दूसरा जो है एनआरआई का जो इंडिया में डिपॉजिट है ना, वो दूसरा सेकंड हाईएस्ट है। एनआरआई का जो इंडिया में डिपॉजिट होता है उसको एज उधारी काउंट करते हैं, और ये लगभग है 23% के आसपास, 23-24 ऐसे ही ये चलता रहता है। तो समझ में आ गया कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है यूएस का डॉलर अकेला एकमात्र नहीं है बल्कि हाईएस्ट है, जो कि 45% है। और दूसरा है इंडिया का खुद का रुपये 24.8%, और कैसे ले सकते हैं, मसाला अमाउंट के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है एसडीआर, चौथे नंबर पे येन है, पांचवें नंबर पे यूरो है। और ओवरऑल देखें कि बाहर से लोन लेने में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कम लिया हुआ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी चाहती है, तो इसलिए वो इंटरनल लोन को प्रेफरेंस देती है और लॉन्ग टर्म लोन को प्रेफरेंस देती है। ये तो ओवरऑल देखते हैं तो जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होती है बहुत ज़्यादा है, वही 37% के आसपास में, और एनआरआई का इंडिया में डिपॉजिट 23 से 24 के आसपास है। तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां।
क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कॉमर्शियल। ईजी सा क्वेश्चन है। एसेट क्या होते हैं? जिनसे हमको फ़ायदा हो, जो हमको कुछ कमा के लेके आए, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो या फिर कुछ पैसा बन रहा हो, जो वो चीज़ें होंगी वही चीज़ें एसेट हो जाएंगे। अब जो देखो इसका ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब हमने जाके बैंक में रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, हम गए बैंक में और बैंक में रुपए जमा कराए 100 रुपये, तो बैंक की वो लाइबिलिटी हुई, क्योंकि बैंक हमको 100 रुपये पे ना केवल वो 100 रुपये हमको वापस करेगा, बल्कि ये हमने सेविंग अकाउंट में रखा है तो वो हमको कुछ इंटरेस्ट रेट भी देगा, जैसे 2 से 3% का वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। यदि हमने उसको फिक्स अकाउंट में रखा हुआ है तो हमको हो सकता है 5 से 6% का इंटरेस्ट दे रहा हो, तो उसकी ये एसेट नहीं हुआ बल्कि उसकी ये लाइबिलिटी हुई। समझ में? तो इस वजह से वो उसकी लाइबिलिटी हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 2019 का इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अगले 2 पार्ट में टोटल 16 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। और इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।